हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से 1 मिनट थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें आवाज़ की समस्या हो रही थी। आवाज़ थोड़ी धीमी जा रही थी। तो क्योंकि मेरे पास अभी आवाज़ रिकॉर्ड करने वाली जो माइक आती है वो है नहीं। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, वो जल्द ही मेरे पास आ जाएगी। तब आवाज़ की समस्या, ऐसा मेरा मानना है कि समाप्त हो जाएगी। तब तक आप लोग हेडफोन का प्रयोग करें। हेडफोन का प्रयोग करेंगे तो उसमें आवाज़ ठीक ठाक चली जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आता हूँ आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे पहले मैं जो विषय उठा रहा हूँ वो है पॉलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संविधान। तो संविधान हम आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि संविधान होता क्या है। तो संविधान दस्तावेज होता है। संविधान दस्तावेज होता है किसका? नियमों और कानूनों का। नियमों और कानूनों का। नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। दस्तावेज का मतलब है कि एक किताब जैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नियम और कानून लिखे होते हैं। किस लिए? किसी देश के संचालन के लिए, किसी देश को चलाने के लिए। तो हमारे देश का संविधान जो है वो हमारे देश यानी भारत को चलाने के लिए है। तो संविधान नियमों कानून का एक किताब होता है। मोटी मोटी बातों में संविधान नियमों कानून का एक किताब होता है जो किसी देश के संचालन के लिए ज़रूरी होता है। देश के संचालन के लिए मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है। तो किसी भी देश का संविधान अलग अलग तरीके से लिखा गया है। हमारे देश का संविधान जो लिखा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 16वीं शताब्दी से ही अंग्रेज़ों के गुलाम थे, यानी अंग्रेज़ों के अधीन थे हम लोग। तो अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन करते थे और वो समय समय पर इसके लिए कानून लाते थे। कानून लाते थे जिसे वो एक्ट बोलते थे। एक्ट, अलग अलग एक्ट आए हुए थे उस समय। एग्जाम्पल के रूप में भारत शासन अधिनियम 1973, उसके बाद 1992, इसके बाद 1909, फिर 1919, फिर 1935। इन सनों में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे एक्ट लेकर आए जिसके द्वारा वो भारत में शासन करते थे। तो वो उनका संविधान था। तो हमने जो अपना संविधान बनाने की बात की, क्योंकि 1940 के बाद अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब हमको भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। इन सबसे परीक्षाओं में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी बातें जो समझने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो भारत को आज़ाद करना आवश्यक हो गया है। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि वो भारत में ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएंगे। उसके 2-3 कारण थे। पहला तो भारत में आंदोलन बहुत तेज हो गए थे। आंदोलन अब तेज होने लगे थे। दूसरा कारण था, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये था कि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा वाला विश्व युद्ध चल रहा था। सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें अंग्रेज शामिल थे, उस विश्व युद्ध में लड़ रहे थे वो। तो उनकी अब स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। उस कारण से वो भारत पे अब शासन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने स्वीकारा कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे। उसके लिए उन्होंने
प्रस्ताव रखा कि आप पहले सबसे पहले अपना एक संविधान सभा बनाइए, अपना एक संविधान बनाइए। संविधान बनने के बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो उसी क्रम में संविधान सभा बनने की बात हुई। संविधान सभा मतलब ऐसा कोई संगठन, ऐसे लोगों का कोई समूह जो संविधान को बनाए, तो उसे बोलते हैं संविधान सभा। भारत में संविधान सभा जो बनी तो 1946 में। लेकिन इसकी बात सबसे पहले जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि संविधान सभा की बात सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने किसने की थी सबसे पहले, तो एम.एन. राय वो व्यक्ति थे, एम.एन. राय, जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की बात की। और यदि संस्था के रूप में पूछ ले, ये तो हो गया व्यक्ति के रूप में प्रश्न पूछा गया है, इसको याद करना है। और यदि संस्था के रूप में पूछे कि कौन सी संस्था ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, तो वो संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चीज़ें नहीं लिखी जा रही हैं तो आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें बोलने पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऊपर लिख दे रहा हूँ कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो संस्था थी। एम.एन. राय ने 1934 में और संस्था के रूप में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया वो 1935 में मांग की। तो व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले एम.एन. राय और संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हमारी संविधान सभा जो बनी 1946 में, तो उसके लिए मांग तो होने लगी थी। और 1940 में एक अंग्रेज एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त के महीने में लाए थे तो इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे 1940 में। उसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हाँ, भारत एक संविधान सभा बनाए, इस बात को वे स्वीकार कर लिए थे। लेकिन अभी संविधान सभा बनी नहीं। अभी आगे चल के एक मिशन आया, अंग्रेजों द्वारा एक समय समय पे कैबिनेट बनाया जाता था, तो उसी में एक आया कैबिनेट मिशन आई। इसी के कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से ही 1946 में हमारा संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा बन गई। कब बनी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा हमारी बन गई। और पहली बैठक उसकी हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो जब किसी भी संगठन की बैठक होती है तो उसमें एक अध्यक्ष होता है। और क्योंकि अभी जो हमारे संविधान सभा बनी है उसका कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया था, तो जितने सदस्य थे संविधान सभा में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी संविधान सभा बनी, जो संविधान सभा जो बनी वो उसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 389 सदस्य थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कितने सदस्य थे, 389। बाकी मुस्लिम कितने थे, कांग्रेस के कितने थे, सब प्रश्न तो नहीं पूछना चाहिए। कितनी महिलाएं थी ये पूछा जा सकता है, कितनी महिला थी संविधान सभा में, कितनी महिला थी, तो टोटल 15 महिला थी और इसमें एक मुस्लिम महिला थी। इसको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो संविधान सभा हमारी बन गई, संविधान सभा जो बनी उसकी बैठक, पहली वाली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो अभी तक
क्योंकि पहली बैठक है तो अभी अध्यक्ष इसके चुने नहीं गए थे, तो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष क्या किया गया कि उसी में से जो सबसे वरिष्ठ थे, सबसे उम्रदराज थे, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रश्न पूछा गया है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इसको नोट कर लें, ये बहुत ही जरूरी है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो सच्चिदानंद सिन्हा पहले व्यक्ति थे जिनको अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष चुना गया था। जो दूसरी बैठक हुई, दूसरी वाली बैठक जो हुई संविधान सभा की, वो हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन ठीक बाद। इसमें अध्यक्ष अपना चुन लिया गया। अब स्थायी अध्यक्ष जो पहले बने थे, पहले और आखिरी यही थे, स्थायी अध्यक्ष जो बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों प्रश्न पूछता है, स्थायी और अस्थायी में कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। तो याद रखें, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद जो तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, वो 13 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रस्ताव का मतलब है कि हम संविधान का हमारा बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या क्या चीज़ें संविधान में रहेंगी, ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। और इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी। याद रखिए, स्वीकार यानी संविधान सभा द्वारा इसको पास कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इस दिन को संविधान का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इसी को संविधान की प्रस्तावना के रूप में आप लोग किताब देखते होंगे तो सबसे पहले शुरू के जो पहला पन्ना पलटेंगे तो उस पर लिखा होता है प्रस्तावना। किसी भी किताब का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है उस किताब का, इस उद्देश्य से लिखा होता है। प्रस्तावना में चीज़ें लिखी होती हैं कि क्या इस किताब का उद्देश्य है। तो इसी को स्वीकार किया गया, हमारा संविधान लिखने का उद्देश्य क्या रहेगा। तो ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और जो हमारी संविधान सभा बनी थी, इसमें संविधान सभा जो हमारी बनी, संविधान सभा ये कैसे काम करेगी, तो इसके लिए कई छोटी छोटी समितियां बनाई गई। समितियां, इन समितियों से प्रश्न पूछता है, खासतौर से ये पूछता है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें 2-3 समितियां हैं। पहला है संघीय समिति। संघीय शब्द यदि कहीं आ जाए तो संघीय समितियों से संबंधित, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू संघीय समितियों के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और यदि प्रांतीय आ जाए, प्रांतीय शब्द के साथ यदि कोई समिति आए तो इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इसके अलावा एक समिति होती है जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, प्रारूप समिति। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जी नोट कर लें इसको, बहुत ही ज़रूरी है, पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 6 अन्य सदस्य थे। कभी कभी उनका भी नाम पूछ लेता है, तो मैं एक बार नाम बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप इसको सुन लें और याद करने का प्रयास करें। नहीं भी याद होगा तो कम से कम इतना तो याद ही रखें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके अलावा इसमें 6 और सदस्य थे, के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सईदुल्लाह, डॉक्टर डी.पी. खेतान। डॉक्टर डी.पी. खेतान के बाद में मृत्यु हो गई थी तो उनके जगह पे आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी और बी.पी. मित्तल थे। बी.पी. मित्तल की भी मृत्यु हो गई थी तो एन. माधव राव आए थे। तो इस प्रकार से 1+6 यानी कि प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें से 2 लोग बाहर चले गए थे, 2 लोग उनके जगह पे आ गए थे। तो यानी टोटल 6 ही थे, 2 चले गए तब 2 आए, यानी टोटल 6 ही हुए। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब जो हमारे संविधान बना रही थी, तो इसमें कुल कितने दिन लगे, कितने समय लगे हमारा संविधान बनने में, कितने समय लगे, इसका प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कितने समय लगे थे, तो 2 वर्ष, इसको नोट कर लें, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन संविधान को बनाने में कुल इतने समय लगे थे। भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लिया गया था। बैठक कितनी हुई थी, तो कुल कितनी बार बैठे थे बातचीत करने के लिए, तो कुल 11 बैठकें हुई थी। 11 बैठक हुई थी। 11 बैठक में हमारा संविधान बन गया था। एक आखिरी बैठक हुई थी 12वीं, इसी को आखिरी बैठक कहते हैं। 12वीं जो बैठक हुई थी खाली इसलिए हुई थी कि हम संविधान सबको स्वीकार कर सके, सभी लोग सहमति दे सके उस पर। और ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी पूछा गया है कभी कभी कि कितनी बैठकें हुई थी, तो टोटल 12 बैठकें हो जाएंगी, 12 बैठकें। और आखिरी बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई थी। तो टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, 12 बैठकें हुई और हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ये तारीख बहुत पूछता है कि कब बन के तैयार हुआ, बन के हमारा संविधान तैयार कब हुआ। तो तैयार हो गया था बन के 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और इसे आंशिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया था, केवल लागू नहीं किया गया था। लागू नहीं करने का अभी कारण था, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ अभी। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछता है 26 नवंबर 1949 से, इसको ध्यान में रखते हुए मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ, इसको आपको याद करना है, बहुत ही अच्छे से याद करना है। पहली बात तो इसे 26 नवंबर को, क्योंकि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर को ही 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बन के क्योंकि तैयार हो गया था, तो इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ये प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में,
संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। केवल लागू नहीं किया गया था, लागू नहीं करने का कारण ये था कि सन 1930 में नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, पंडित नेहरू द्वारा घोषित किया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ऐसा पंडित नेहरू ने 1930 में घोषणा की थी। और तो 1930 से हम लोग मनाते चले आ रहे थे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा हमको आज़ादी दी गई 15 अगस्त को। 15 अगस्त को तो हमारा आज़ादी का दिवस हो गया 15 अगस्त। तो 26 जनवरी छूट रहा था, और 26 जनवरी क्योंकि हम 1930 से मनाते आ रहे थे, तो 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे, उसको आगे जारी रखने के लिए ही जो हमने संविधान को लागू किया, ताकि एक दिवस के रूप में वो रहे, तो 26 जनवरी को हमने संविधान को लागू किया। और इसी दिवस को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में, माफ़ करिएगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी का डेट महत्वपूर्ण था हमारे आंदोलन के जरिए से, इसलिए संविधान को 26 नवंबर को न लागू करके 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को आसानी से मनाते रहें और मना सकें। तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। तो जो हमारा संविधान लागू हुआ उसी को हम मूल संविधान बोलते हैं। 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हुआ उसी को हम मूल संविधान बोलते हैं, मूल संविधान। अब प्रश्न पूछता है कि हमारे मूल संविधान में जो मूल हमारा संविधान था, मूल संविधान उसमें कितने भाग, कितने अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे, ये प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में और वर्तमान में, दो प्रश्न पूछता है वर्तमान। तो हम दोनों को देख लेते हैं यहीं पे। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, याद रखिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। और 395 अनुच्छेद थे। तो 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। बाद में जो वर्तमान में इस समय है, वर्तमान में भी 22 भाग हैं, अनुसूचियां बढ़ गई हैं 4 ठो, तो अनुसूचियां 12 हो गई हैं, और अनुच्छेद भी अभी भी 395 हैं गणना की दृष्टि से। तो 22 भाग, 12 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद। तो ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं वर्तमान में। यदि मूल शब्द लगा के पूछेगा तब आप 8 पे जाएंगे, नहीं तो यदि केवल पूछ दिया कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12, कितने भाग हैं तो 22, कितने अनुच्छेद हैं तो 395। क्योंकि ये बदला हुआ है तो इस पे ध्यान रखना है। मूल पूछेगा तो 8, केवल संविधान शब्द देगा तो 12। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो गलतियां कर देंगे और आसानी से ये क्वेश्चन गवा बैठेंगे। तो इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ध्यान रखेंगे उसको। इसके बाद जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि लोग बैठे और सारी चीज़ें नया डाल दी। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों से ली गई हैं। तो संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है।
किस देश से लिया गया है क्या चीज़, तो इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। एक एक्ट था अंग्रेज़ों का, एक एक्ट था 1935 का, इसको याद रखिए। 1935 का जो एक्ट था उससे भारत के संविधान में लगभग 70% चीज़ें, यानी 100 में 70 चीज़ें लगभग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। हालांकि सेम टू सेम उठा के उसको वैसे ही नहीं रख दिया गया है, उसके भारत की परिस्थितियों के हिसाब से उसमें चेंजेस किए गए हैं, लेकिन प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही 70% लिए गए हैं। इसके अलावा मैं कुछ आपको देश बता रहा हूँ। अच्छा, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, ये प्रश्न भी पूछा गया है एक बार। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर होएंगी धीरे धीरे कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है। जबकि भारत में तो संसदीय शासन व्यवस्था है, ये कहाँ से लिया गया है? हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। जबकि अमेरिका में कभी कभी अंतर के रूप में पूछ देता है, तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो भारत में संसदीय और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे तो ज़्यादातर चीज़ें हमने ब्रिटेन से ही हासिल की है। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। तो सबसे पहले इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो आप एक चीज़ के ध्यान रखिए, संसद जहाँ शब्द आ जाए, क्योंकि संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ है। संसदीय या संसद शब्द जहाँ भी आ जाए, शुरू में दिख जाए आपको उस लाइन में, और पूछ दे कि ये कहाँ से लिया गया है, जैसे संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, या संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, या संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये सब चीज़ें पूछ दे तो आप तुरंत ही लगाएंगे ब्रिटेन, संसदीय शब्द दिख जाए तो। इसके अलावा विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन यदि पूछे आपसे कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से। इसके अलावा भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी, एकल नागरिकता, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। तो याद रखिए। जबकि अमेरिका में डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता है, और ये हमने लिया कहाँ से है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता पे क्वेश्चन पूछा है एक बार कि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ध्यान रखिए इसको। और कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। तो यदि आपसे कभी पूछे कि संसदीय व्यवस्था भारत में कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। हमने बताया कि संसदीय शब्द जहाँ भी संसद या संसदीय जैसा शब्द आ जाए तो आप तुरंत ब्रिटेन को टिक कर दें, वो सही हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? तो सबसे पहले तो मूल अधिकार, जो हमारे संविधान में अभी आगे हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायालय, न्यायालय शब्द जब आ जाए, न्यायालय शब्द जैसे कि ब्रिटेन वाले में संसदीय शब्द आ रहा था, वैसे ही अमेरिका में यदि न्यायालय शब्द आ जाए तो तुरंत आप टिक करिए अमेरिका को। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? और एक चीज़ है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति शब्द मिल जाए आपको, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, तो आप तुरंत टिक करेंगे अमेरिका। जैसे उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से ली गई हैं।
कनाडा एक देश है अमेरिका के बगल में। कनाडा से हमने क्या लिया, संघीय व्यवस्था लिया है। संघीय व्यवस्था केवल एक ही याद रखना है कनाडा का, संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से। संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया। बस एक ही याद रखना है कनाडा से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, आपने देश सुना होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें हमने उठाई हैं अलग अलग देशों से, उसको हूबहू उसी रूप में हमने अपने यहाँ नहीं ले लिया है। उसमें अपने देश के हिसाब से, अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से, अपने देश के नागरिकों के हिसाब से उसमें परिवर्तन करके लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, उद्देशिका। उद्देशिका जो प्रस्तावना हमने अभी पीछे बताया कि 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो वही प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं। तो उद्देशिका की भावना हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। इसके अलावा एक अभी हम आगे पढ़ेंगे तो सूची बताएंगे आपको, बहुत सारी सूचियाँ होती हैं। तो उसी में एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया। इसके अलावा आयरलैंड से हमने, इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है एक आध बार। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व, ये सभी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको इसको याद रखना है कि क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व, इसमें याद करने वाली, पहले वाले वीडियो में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, समझ जाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। नीति निर्देशक तत्व तो कई बार पूछा गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका एक देश है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में समय समय पे बदलाव करना जरूरी होता है क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया हमने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने लिया दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा रूस, जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं थे उस समय उसको सोवियत संघ रूस कहते थे। तो पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया हमने, रूस से लिया। ध्यान रखिए, मूल अधिकार हमने लिया अमेरिका से, और मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जो हमने लिया वो रूस से। इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूस और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों चीज़ें अलग अलग देश से ली गई हैं और पूछा जा सकता है। इसके अलावा जर्मनी एक देश है, जर्मनी से हमने लिया आपात उपबंध। आपात वाले प्रबंध हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से। तो इतनी चीज़ें हैं, एक बार मैं बोल के रिवाइज करा दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। ब्रिटेन से जब भी आ जाए तो संसदीय व्यवस्था या संसद से संबंधित या एकल नागरिकता या विधि का शासन। ब्रिटेन से हमने लिया विधि का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था। अमेरिका से हमने लिया मूल अधिकार और न्यायालय और राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। कनाडा से हमने लिया संघात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से लिया उद्देशिका की भावना। आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से हमने लिया मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। अमेरिका से हमने लिया था मूल अधिकार, यहाँ पे है मूल कर्तव्य। जर्मनी से हमने लिया आपात उपबंध। कुछ जो है
अलग अलग देशों के जो विधि के जानकार थे, संविधान के जानकार थे, उन्होंने भारतीय संविधान को कुछ कहा है, कुछ कुछ टिप्पणियाँ की हैं भारतीय संविधान को। तो उसको थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक संविधान के जानकार थे जिनका नाम था ऑस्टिन। ऑस्टिन थे। उन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा था? ऑस्टिन ने जो नीति निर्देशक तत्व थे, जो हमने आयरलैंड से लिया था ना, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से जो हमने नीति निर्देशक तत्व लिया था, इसी को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कई चीज़ों को अलग अलग है। संविधान की आत्मा 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है संविधान की आत्मा से। तो देखो, 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को संविधान की आत्मा कहा था। जैसे ऑस्टिन ने कहा था संविधान की आत्मा को, नीति निषेधक तत्व को कहा था। नीति निषेधक तत्व को ऑस्टिन ने कहा कि यह संविधान का आत्मा है। एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि उन्होंने कहा मूल अधिकार में जो हम पढ़ेंगे आगे, मूल अधिकार में जो हम अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, मूल अधिकारों में जो हम अनुच्छेद 32 को पढ़ेंगे, तो उसमें आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। ऑस्टिन जो था उसने नीति निषेधक तत्व को कहा। और वैसे ही जब खाली आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो उद्देशिका को, वही उद्देशिका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका को सामान्य रूप से जब पूछे तो आप इसको टिक करेंगे। तो 3 ठो संविधान की आत्मा हो गई। एक संविधान की आत्मा केवल पूछ दे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो उद्देशिका को या प्रस्तावना को। ऑस्टिन का नाम ले ले तो नीति निषेधक तत्व को कहेंगे संविधान की आत्मा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेके पूछे तो आप टिक करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे मैं शुरू करूँगा आपको आगे के वीडियो में। अब मैं आपको सबसे पहले नागरिकता, अगर आपके पास कोई किताब है तो वहाँ से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ। आगे सबसे पहले मैं नागरिकता पढ़ाऊँगा। नागरिकता के बाद मैं मूल अधिकार पढ़ाऊँगा, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। नागरिकता और मूल अधिकार। इसके बाद नीति निषेधक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इन चीज़ों को मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो इसी के बाद साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे एक अनुरोध है कि मैंने किया था पिछले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो मैं फिर से आपसे आग्रह करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें उसको। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही वीडियो पड़ेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आ जाएगा कि इस चैनल पे नया वीडियो आ गया है, तो आप उसको तुरंत देखेंगे। और मैंने आपसे एक आग्रह और किया था कि वीडियो को 3 से 4 बार देखें और उसको समझने का प्रयास करें। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बटन होता है, उसमें जाकर लिखें कि क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो लिखेंगे तो मैं उसको देखूँगा और फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।